जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो यशद पुष्प कहलाता है। जिंक ऑक्साइड, इसका उपयोग हम पिगमेंट, कॉस्मेटिक, ग्लास या स्याही इत्यादि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? रजत यानी चांदी। तो जर्मन सिल्वर जो है उसमें रजत नहीं होता है। ये रजत यानी चांदी की तरह चमकदार जरूर होती है, लेकिन ये रजत नहीं होता है। और ये कॉपर, निकेल और जिंक, इन तीनों की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम एक ही पदार्थ है, लेकिन अलग अलग रंग के होते हैं। दोनों एक ही खनिज होता है, कोरेंडम, एक ही खनिज कोरेंडम से प्राप्त किए जाते हैं, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनता है। कोरेंडम जो खनिज है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनता है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर यानी कि अपरिचित गैस। तो वो जिनॉन होती है। ये बहुत ही अक्रिय और वायु से भी अधिक भारी होती है, ये जिनॉन। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु। आवर्त सारणी में अगर लिथियम देखें तो सबसे ये हल्की धातु होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और तीसरे नंबर पर लिथियम आती है। और ये बहुत मुलायम भी होती है। और ऑस्मियम जो है वो अभी जितने भी ज्ञात तत्व है उसमें सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। शरीर में स्वास्थ्य तथा खाने से पहुंचा सीसा लेड यानी कि पीबी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो है प्रज्वलन इकाइयाँ, पेंट और पेन, कलम और पेंसिल, इनसे भी शीशे की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक धूम बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? तो जब भी कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ संयुक्त होकर एक नए पदार्थ की रचना करता है, अगर नया यौगिक बनता है तो उससे रासायनिक परिवर्तन घटित होता है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं, कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, क्योंकि जल का वाष्पन के बाद नमक जो होता है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। बर्फ़ का गलन यानी कि बर्फ़ का पिघलना जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। उत्क्रमणीय यानी कि दोनों तरफ से होती है, यानी कि बर्फ़ से पानी भी बन जाता है और पानी से बर्फ़, तो दोनों तरफ जो चलती है वो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। तो ये नहीं होगा। दुग्ध आस्कंदन जो होगा ये, इसमें उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं होती और इससे एक नया यौगिक बनता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा, कि केवल दुग्ध आस्कंदन जो है वही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इस्पात स्लैग आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। अब हम देखेंगे कार्बनिक रसायन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो वो है पॉलीकार्बोनेट। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणामस्वरूप अंधता आदि आती है, हानिकारक पदार्थ होता है मेथिल अल्कोहल। पीने से अंधता आती है यानी कि अंधापन आ जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है उसका सल्फर यौगिक। इसमें लहसुन में एलिसिन के कारण गंध आती है अभिलाक्षणिक, तो सल्फर यौगिक। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। लौंग के तेल का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो वो है यूजेनॉल। लौंग के तेल के लिए यूजेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C10H12O2। C10H12O2 ये यूजेनॉल का फॉर्मूला होता है। यूजेनॉल जो होता है, इस तेल का प्रयोग अनेक चिकित्सा उपचार जैसे खांसी, बुखार आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध
में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो वो थी मस्टर्ड गैस। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान होता है? तो इन दिए गए सब में चारकोल, गैसोलीन, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मान जो होगा अधिक ईंधन मान होता है इन चारों में दिए गए में। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। जो एथिलीन ग्लाइकोल जो होती है उसकी संरचना OH और इस तरह से उसकी संरचना होती है एथिलीन ग्लाइकोल की। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए है, फेनिल का उपयोग घरेलू रोगनाशी के रूप में किया जाता है और फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न है, यानी फिनोल का व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभावी रोगनाशी है। तो दोनों ही सही है इसमें। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल होता है। तो वेल्डिंग यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ए सही होगा इसमें ऑप्शन। तो ऑप्शन ए सही होगा एसिटिलीन के लिए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नांशों का उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो दोनों ही सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम को सूची 2 किसी उद्योग से संबंधित के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भंजन जो होगा वो पेट्रोलियम से संबंधित है। जब उच्च तापमान पर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटना उनका भंजन कहलाता है और इससे हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है, इसलिए तो पेट्रोलियम होगा। प्रगलन जो होता है वो तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा जो होता है, ताम्र यानी तांबा, तो प्रगलन में तांबे के अयस्क से शुद्ध जो तांबा होता है वो प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में से जो खाद्य वनस्पति तेल होता है उसको खाद्य वसा में बदला जाता है। और वल्कनीकरण जो होता है उसका ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है वल्कनीकरण, जिसमें रबर को सल्फर के सहयोग से दीर्घ सूत्रता वाली कृत्रिम रबर बनाते हैं। तो वल्कनीकरण का संबंध रबर से होगा, भंजन का पेट्रोलियम से होगा, प्रगलन का ताम्र और हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन जिसमें मेथेन में एक कार्बन होता है CH4, एथेन में 2 कार्बन होते हैं C2H6, प्रोपेन में 3 होते हैं C3H8 और जो ब्यूटेन होते हैं इसमें 4 कार्बन होते हैं H10। तो इसका सही क्रम होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि एक तो चूर्ण जो है वो शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। सूची 1 ईंधन गैस है और सूची 2 प्रमुख अवयव के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो CNG जो है, CNG में है मेथेन और एथेन जो है इसके प्रमुख अवयव है CNG के। कोयला गैस का अगर हम देखें तो वो है, कोयला गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और LPG की अगर हम बात करें तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन जो होगा वो प्रमुख अवयव होंगे और भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस LNG को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हसन में निर्मित हुआ था। तो हसन में नहीं होता, दहेज में हुआ था।
तो दूसरा गलत होगा। तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों NGL का पृथक्करण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। तो जो ऑप्शन बी होगा, पहला और तीसरा इसमें सही है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नांशों का उत्तर दिए गए कोड की सहायता से दीजिए। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। तो तरलीकृत जो पेट्रोलियम गैस होता है उसका जो प्रमुख घटक होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन नहीं होता है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है, जहाँ वो पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जाती है। तो जो कारण होगा वो सही है, कथन जो है वो गलत है। निम्नलिखित रासायनिकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा निर्जल धुलाई यानी कि जो ड्राई क्लीनिंग होती है रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन। तो ये तीनों जो होती है निर्जल धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट जो है वो RDX का अन्य नाम है। RDX यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। ये एक अति विस्फोटक ठोस पदार्थ है जिसका प्रयोग सैनिक या फिर औद्योगिक कार्यों में किया जाता है और इसका अन्य नाम है साइक्लोनाइट। तो ऑप्शन डी सही होगा। बिस्फेनॉल ए BPA क्या है? बिस्फेनॉल ए को BPA भी कहते हैं। क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। जो भी खाद्य पदार्थ की पैकिंग में जो प्रयुक्त प्लास्टिक होती है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? तो वो वायु और मीथेन CH4 और वायु के मिश्रण से जो खदानें या खाने होती है उसमें विस्फोट का कारण होते हैं ये। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो वो है नाइट्रोग्लिसरीन। उसको विस्फोटक की तरह काम में लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन हार्शक पदार्थ के रूप में चर्चित है। इसका प्रयोग देके हम तो सुगठित फॉर्म के निर्माण में, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में और एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो शर्करा उद्योग का जो उपोत्पाद होता है खोई, तो खोई का ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो ये नहीं होगा, दूसरा जो होगा नहीं होगा, क्योंकि जो शीरा होता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहे नामक जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं शीरे में, जबकि उर्वरक जो होते हैं कृत्रिम रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। तो ये नहीं होगा। शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वही सही होगा, पहला और तीसरा। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित यानी कि CNG यानी कि H यानी कि हाइड्रोजन संवर्धित CNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाइड्रोजन संवर्धित CNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन करना। तो ये 70% तक कम कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, पूरी तरह से विलोपन नहीं कर सकता। तो पहला गलत होगा। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित CNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जाता है और CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। तो CNG की अपेक्षा अगर हम देखें CNG जो है वो ज़्यादा लागत होती है। HNG जो है हाइड्रोजन संवर्धित CNG जो है वो CNG से ज़्यादा लागत में आता है, इसकी लागत ज़्यादा होती है CNG से। हाइड्रोजन संवर्धित CNG की लागत CNG से ज़्यादा होती है। तो इसमें जो बी होगा वही सही होगा। CNG जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, जिसका जो प्रमुख घटक जब हम देखें प्राथमिक घटक मीथेन होता है
और एक होता है एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसका प्राथमिक जो घटक होता है एलपीजी का वो होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? वो कच्चे तेल की है, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। अब हम देखेंगे पर्यावरण रसायन। वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का एक अंतिम आक्रमण सन 1970 में हुआ। इन क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कुछ कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई विश्व वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर विकलांगता सम्मिलित है, और विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल सकता है। तो इस उदाहरण में जो निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है वो है निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। जो डायोक्सिन है वो अमेरिका ने डायोक्सिन नामक रसायन का प्रयोग वियतनाम के जंगलों पर किया था, वियतनामी गोरिल्लों को मारने के लिए किया था, और ये एक प्रकार का निष्पत्रक रसायन है जो वृक्षों को पत्ती विहीन कर देता है। तो डायोक्सिन जो था वो, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है वो कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। इसलिए हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको हम ग्रीन गैस कहते हैं, जो कि पर्यावरण मित्र है, तो ऑप्शन सी सही होगा। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन का कारण है बहिर्स्राव जो होते हैं वो बहिर्स्राव, जिसमें जो कारखाने औद्योगिक कचरा होता है जब वो जल नदियों में बहाया जाता है तो उससे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आते हैं, उनके पीएच सब बदलते रहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, तो ऑप्शन सी डी सही होगा। प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी सही होगा। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? तो इल्मेनाइट, सिल्मेनाइट ये दोनों, और जिरकॉन, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा करते हैं? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा करते हैं। ये ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, और जैसे सल्फर के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पर आते हैं, तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो सही होगा। वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? अंतर शोषण में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कई अधिक बंधुता होती है। जो हम शोषण से कार्बन मोनोऑक्साइड अपने शरीर में ले लेते हैं वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बंधक बना लेती है, बंधुता ज़्यादा कर लेती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा इसमें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, तो तीनों ही, तो ऑप्शन डी सही होंगे। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV विकिरण की क्या भूमिका है? तो यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय यानी कि नष्ट कर देती है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्र के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षाएं है? तो यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावनाओं की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ब्रुकहेम नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक, तो एंटी हीलियम केंद्र के रूप में, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो वो होते हैं नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन डी जो होगा सही होगा।
ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्र से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है और फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। तो फ्लाई ऐश का, तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें, ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों के और फर्नीचरों की गद्दियाँ अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों चिंता का विषय है? उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। कोयला संस्करण मेथेन और शेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला संस्करण मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। तो जो शेल गैस होती है उसमें मेथेन होती है, न कि प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गलत होगा। भारत में कोयला संस्करण मेथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शेल गैस में कोई स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो भारत में शेल गैस जो है उन्हीं के स्रोत है। तो ये दूसरा जो होगा ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन जो डी होगा वो होगा न तो 1 न 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त या उपयुक्त पदार्थ, इनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है, शीतल पेय ब्रोमीनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाई जाती है, विशेषकर जो मैगी होती है उसमें। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन तप और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ताप अपघटन तथा प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख इनके लिए किया गया है। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ये कृषि में पीड़कनाशी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो हमने जो रसायन विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।